हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पर। तो हेडिंग डाल देते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो बेटा, हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस एक्सपेंशन के लिए करने जा रहे हैं, a प्लस एक्स की होल पावर n में। ठीक, अब ये भी किस पर डिपेंड करता है, n पर। अगर n इवन होगा तब हमको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या मिलेगा, NC n/2 इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर हम देखें n ऑड होगा देन हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या मिलेगा, NC n-1/2 और NC n+1/2। ये दोनों ही इक्वल होंगे और ये क्या होंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब तुम्हें ये देखकर किसकी याद आ गई होगी, मिडिल टर्म की। बिल्कुल सही याद आई है बेटा। मिडिल टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आता है वो ग्रेटेस्ट आता है। ठीक है, तो ये चीज वैसी ही है जैसे मिडिल टर्म पर हमने देखा था। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लिख दें कि 18CR इज मैक्सिमम फॉर R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें ये 18CR मैक्सिमम करना है। तो 18CR मैक्सिमम करने का मतलब है कि हमें एक बाइनोमियल कोफिशिएंट को मैक्सिमम करना है। तो हमें n देखना है, n। तो यहाँ पे n क्या है, 18, विच इज इवन। तो 18CR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू n/2 और n है 18, तो R इज इक्वल टू 18/2 मतलब R क्या हो जाएगा, 9। बेटा जब R 9 होगा तो 18CR मैक्सिमम होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। समेशन NC 10CI इंटू 20CM-I इज मैक्सिमम व्हेन M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो ये जो सम है मुझे मैक्सिमम करना है और किस m के लिए मैक्सिमम होगा वो मेरे को बताना है। तो इसे अगर मैं एक्सपांड करके देखूं एक बारी, क्या मिलेगा मेरे को, 10C0 इंटू 20CM, ओके, प्लस 10C1 इंटू 20CM-1 प्लस 10C2 इंटू 20CM-2 प्लस एंड ऑन अप टू लास्ट में 10CM इंटू 20C0। ठीक है, अब अगर एक बारी इसको समझें तो क्या लिखा है ये, 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना आउट ऑफ 10 एंड मतलब हिंदी में और m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 20। ठीक है, तो इफेक्टिवली हमें कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 20 प्लस 10 30, m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30। या अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना आउट ऑफ 10 और m-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 20। तो यहाँ पर भी हमें m-1 प्लस 1 m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30, या 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 10 एंड m-2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 20। इसका मतलब भी क्या है, m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30 एंड सो ऑन। लास्ट में देखिए, m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 10 एंड 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 20, मतलब m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, ये जस्ट फील दिलाने के लिए था जो मैं आगे लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में, इसका क्या मतलब है ये हम अभी बेटा आगे देखेंगे। बट तुम्हें इतनी फील आ गई कि क्या लिखा है, ये बार बार यही बात हो रही है कि m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ 30।
तो मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ 30cm आएगा, ये 30cm है, इसका आंसर निकल के 30cm आएगा, बट जो एक्सप्लेनेशन दी है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो कैसे, क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग, ये तो मैं बाद में पता लगेगा, बट इसका जो आंसर है वो 30cm आया। अब ये 30cm मुझे मैक्सिमम करना है, तो बेटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 30 जो कि ऑड, सॉरी जो इवन है, 30 इवन है, तो मैं कह सकता हूँ इज मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल टू 30/2, मतलब m इज इक्वल टू 50, ठीक है बेटा। अगर m की वैल्यू 15 हो जाती है देन ये जो समेशन है ये मैक्सिमम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड p इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन y इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1 प्लस x होल टू द पावर 19 हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट से ही है, ठीक है। बट उससे पहले, कुछ भी करने से पहले, मैं ये जो y सीरीज लिखी है ना, इसको मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या, आप नोटिस करें यहाँ पे ये एक जीपी है, ठीक है बेटा, ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो है 1 प्लस एक्स, ठीक है। और ये जीपी है कितने टर्म्स के लिए, 20 टर्म्स के लिए। तो y क्या आएगा निकल के, अगर मैं जीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊं तो a इंटू आर दैट इज 1 प्लस एक्स होल पावर n दैट इज 20 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट। तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला हमें y मिला बच्चे 1 प्लस एक्स होल पावर 20 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फाइंड p कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन दिस हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अरे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को भी छोड़ दो, फिलहाल तुम्हें अगर x टू द पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, तुम्हें किसमें, इस होल में x टू द पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, x टू द पावर p प्लस 1 का कोफिशिएंट में 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 में देखो। लास्ट क्लास याद आई होगी शायद तुमको, जब डिनोमिनेटर में कुछ होता है ना, और हमसे कोई पूछता है कि भाई x टू द पावर n का कोफिशिएंट बता दो या x टू द पावर r का कोफिशिएंट बता दो, तो जो डिनोमिनेटर में बैठा होता है उसकी पावर हम ऐड करके कोफिशिएंट बता दे हैं न्यूमरेटर में जो बैठा है। बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ मैं क्या कह रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स, या सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x to the power p in 1 plus x की whole power 20 minus 1 upon x is equal to coefficient of x to the power p plus 1 in 1 plus x की whole power 20, ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x to the power p plus 1 किसमें बात करूं, किसमें, उसमें 1 प्लस एक्स की होल पावर है 20 में, तो ये हो जाएगा 20c p प्लस 1, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो कोफिशिएंट है, फाइंड p इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना। तो ये 20c p प्लस 1 जो है यही तो कोफिशिएंट है x टू द पावर p का इन 1 प्लस एक्स होल पावर 20 माइनस 1 अपॉन x, या यू कैन से y, x टू द पावर p का कोफिशिएंट y में क्या है 20c p प्लस 1। इसका मतलब अगर ये ग्रेटेस्ट है तो p प्लस 1 जो r है वो क्या होना चाहिए 20/2 होना चाहिए, क्योंकि n जो है वो तो इवन है, n/2 ही तो, r इज इक्वल टू n/2 पर ही तो ग्रेटेस्ट मिलता है ना कोफिशिएंट। तो बेटा ये क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, p प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब p इज इक्वल टू 9, राइट। ये 10 लिखा है मैंने, तो p इज इक्वल टू 9 विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू। चलिए बेटा, तो अब बात करें हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पर, हेडिंग डालते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट
टर्म। इसमें क्या है बेटा, अभी अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पर। इसमें होल टर्म जिसमें x भी काउंट होगा, ठीक है। अभी अभी हमने किसकी बात की, सिर्फ कोफिशिएंट की बात की, उसमें x कोई काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। बट फॉर गिवन x वो भी काउंट होगा, तो पूरी टर्म मतलब होल टर्म ग्रेटेस्ट कब होगी, कौन सी होगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो let for TR plus 1 is numerically greatest term, इसको बेटा शॉर्ट में एनजीटी बोल देता हूं मैं, for a plus x whole power n, ठीक है। for given x ये भी साथ में लिख दीजिए, क्योंकि ये x नहीं होगा, वहां पे कुछ बोला जाएगा कि x को पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, उसके बाद तुमसे एनजीटी पूछेगा, ठीक है। तो टी आर प्लस वन, अगर बेटा टी आर प्लस वन आर प्लस वन टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो हम कह सकते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब है कि अगर साइन माइनस का हो तो भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब कहने का ये है कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन अपने जो लेफ्ट में है उससे बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और साथ में मॉड ऑफ टी आर प्लस वन जो उसके राइट में होगा उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। टी आर प्लस टू, सॉरी, ठीक है। चलिए तो एक को किसी एक को लेकर चलते हैं, तो हम इसको नीचे उतारते हैं, तो ये लिखा जाएगा मॉड ऑफ टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, राइट। तो अगर हम मॉड ऑफ ये टी आर प्लस वन और टी आर के लिए इसको एक्सपांड करें, जनरल टर्म लिखें, तो ये लिखेगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर अपॉन एन सी आर माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस वन टू द पावर आर माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है। ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या हो गया बेटा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ठीक है। और ये हो गया बेटा क्या, एक्स बाय ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ये तो पॉजिटिव है, इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये मॉड ऑफ एक्स बाय ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लिखा मिलेगा हमें, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई एक्स, और यू कैन से एन प्लस वन अपॉन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस मॉड ऑफ a by x, okay, or you can say r less than or equal to n plus 1 upon mod of upon 1 plus mod of a by x, ठीक है बेटा। मतलब टी आर प्लस वन कब एनजीटी बनेगा, जब r लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है, ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा इंटीजर ही आए, है ना, हो सकता है ये नॉन इंटीजर भी आए। अगर नॉन इंटीजर आता है तब क्या फर्क पड़ता है, और इंटीजर आता है तब क्या फर्क पड़ता है ना, एनजीटी पे वो एक बार देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा। जैसे हमने लिखा केस वन, इफ n प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a by x plus 1 is an integer, इंटीजर से बेटा आई बोलते हैं इसको, है ना, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हम तो जानते ही हैं कि ये जो टी आर प्लस वन है, ये किसके लिए बात चल रही है बेटा, टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन टी आर, बात तो इसी के लिए चल रही है कि टी आर प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू टी आर कब है बच्चे, जब आर लेस देन और इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए बाई एक्स, ठीक है, तभी है। अब ये तो एक इंटीजर है आई, तो कुछ ऐसा होगा
T1 या T2 ग्रेटर देन T1। अब अगर मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेकर चल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि n+1 मान लो 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय एक्स, ये सपोज करो मान लो 7 आ गया, ठीक है। तो 7 आ गया, इसका मतलब है कि r जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 7 होगा, राइट, क्योंकि r लेस देन और इक्वल टू की बात हुई थी। तो यहाँ पे दो केस चलेंगे, एक तो मतलब ये कहेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं एक चीज और डिफाइन कर देते हैं कि n जो है वो 10 है, ठीक है, n जो है वो 10 है। तो ये स्टेटमेंट टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर कब होगा, जब r लेस देन इक्वल टू 7 होगा। तो अगर यहाँ से इक्वालिटी हटती है, क्योंकि बेटा इक्वालिटी ये किसके है, किसके चलते आ रही है, इस इक्वालिटी के चलते आ रही है। अगर मान लीजिए मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, r लेस देन 7 लूं, ठीक है, तो यहाँ पर टी आर प्लस वन ग्रेटर देन टी आर आएगा, मतलब T2 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2, T4 ग्रेटर देन T3, T5 ग्रेटर देन T4, T6 ग्रेटर देन T5, राइट, एंड T7 ग्रेटर देन T6। बेटा अभी मैंने r लेस देन 7 मतलब r इज इक्वल टू 6 तक गया हूँ, ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि r इज इक्वल टू 7 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, वो तो होल नंबर है ना 7। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी यूज करता हूँ देन यहाँ पर भी इक्वालिटी आएगी, मतलब अगर r की जगह मैं 7 यूज करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा T8, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी होगी, तो T8 इज इक्वल टू T7, राइट। और उसके चलते फिर अब r जो है वो ग्रेटर देन 7 हो गया है, मतलब अब r ग्रेटर देन 7, मतलब अब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो गया, मतलब अब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया, ऐसा कहीं, ठीक है, 7 तो हो गया, अब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया। अब अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब t अगर मैंने 8 रखा तो T9 लेस देन बन जाएगा बेटा T8 से, T10 लेस देन T9, T11 लेस देन T10, ओके, n इज इक्वल टू 10 पे। तो यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज कि T2 ग्रेटर देन T1 होता, T3 ग्रेटर देन T2 होता, एंड सो ऑन, और Ti ग्रेटर देन Ti माइनस 1 होता, और Ti प्लस 1 इक्वल टू Ti होता, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई एक्स होगा तो Tr और Tr+1 दोनों ही NGT होंगे, ठीक है। और उसके बाद Ti+2 लेस देन Ti+1 होगा, Ti+3 लेस देन Ti+2 होगा, एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या बताना चाह रहा हूँ कि इन दिस केस Tr and Tr+1 both are NGTs, राइट, ओके। तो बस ये बात है, इसको दिमाग में डाल लो। चलिए केस 2, व्हेन दिस इज एन नॉन इंटीजर, राइट, सम i+p टाइप, ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा क्या होने वाला है। चलिए एक बार लिख लेते हैं केस 2 बच्चे, इफ n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई एक्स इज सम i+f, ठीक है, मतलब नॉन इंटीजर हो जाए। तो यहाँ पर बेटा ये जो है ना, सो फॉर Tr+1 ग्रेटर देन इक्वल टू Tr, इक्वालिटी विल नॉट होल्ड, ठीक है बेटा, इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी। रीजन समझ आ रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल
मैंने बोला n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई एक्स इज इक्वल टू 7.3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये तब तक है जब r लेस देन और इक्वल टू 7.3 होगा, ठीक है। तो देखो यार, r लेस देन और इक्वल टू 7.3, तो इक्वालिटी क्या इस केस में होल्ड करेगी? अगर इस केस में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो बेटा यहाँ पर भी नहीं करेगी, है ना। मतलब यहाँ से साफ समझ आ रहा है ना कि r जो जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू सिर्फ 7 जाएगा, ठीक है। बट ये चीज़ निकल के आ रही है, बट सिर्फ r जो होगा वो लेस देन 7 और इक्वल टू 7 होगा। इट मीन्स कि ये t r+1 इज ग्रेटर देन टी आर फॉर r लेस देन और इक्वल टू 7 इस केस में, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ t2 इज ग्रेटर देन t1, t3 इज ग्रेटर देन t2, t4 is greater than t3, t5 is greater than t4, t6 is greater than t5, t7 is greater than t6, t8 जब r की जगह 7 रखा is greater than t7, राइट। और जैसे ही r लेस देन r ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगा तो t9 इज लेस देन t8 हो जाएगा, t10 इज ग्रेटर लेस देन t9, t11 इज लेस देन t10। अगर मैं n को 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो एनजीटी है वो एक ही आएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सिर्फ एक आएगी, एंड दैट इज t8, t8, ओके। मतलब tr+1 इज एनजीटी, राइट, क्योंकि r यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है वो 7 जा रहा है, तो इस बात को हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। सो हियर tr+1 is NGT, okay, where r is great, मतलब जो r आना है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा r का, ठीक है। तो वो tr+1 NGT बनेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं बेटा, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड NGT फॉर 2 + x होल पावर 10 if x इज इक्वल टू √2। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक्सपेंशन गिवन है, उसमें x की जगह हमें √2 रखना है और फिर इसका NGT देखना है। तो हम जानते हैं कि NGT के लिए r को क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a is this and x is this, a by x, और x की जगह में क्या रख देता हूँ, √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो r लेस देन और इक्वल टू 11/1 प्लस 2/√2 √2, √2, तो ये आ जाएगा बेटा, अगर मैं √2 को अप्रॉक्सीमेट कर दूँ 1.4 से, तो 11/2.4, 11/2.4, मतलब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, अप्रॉक्स 4.6, r लेस देन और इक्वल टू 4.6, ठीक है। तो r जो मैक्सिमम जाएगा वो 4 तक ही जाएगा, इसका मतलब t4+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अगर हम विच इज t5, तो t5 की बात करें तो वैसे मिलेगा कितना हमें, 10c4 2 to the power 10 minus 4 और √2 की पावर 4, ओके। तो इसे हम लिखेंगे 10c4 2 की पावर 6 एंड √2 की पावर मतलब 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। चलिए बेटा, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं, फाइंड एनजीटी फॉर 3 - 5x होल पावर 15 इफ x इज इक्वल टू 1/5। तो एनजीटी के लिए बस मुझे तो वो फॉर्मूला याद हो गया है r को लेकर, है ना, कि फॉर एनजीटी r लेस देन और इक्वल टू n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाय x, और बेटा x क्या है, 1/5, ठीक है। मॉड यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मॉड माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ गया बेटा, ये r लेस देन और इक्वल टू 16/4, तो ये 4 टाइम्स जाएगा
तो r आ गया लेस देन और इक्वल टू 4। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर r n आता है तो टी एन एंड टी एन प्लस वन बोथ आर एनजीटीज, ठीक है। तो मैं इसको देख के बोलूँगा T4 एंड T5 both are NGTs, numerically greatest terms, ओके। तो अगर मैं T4 की बात करूं, T4 का मतलब है T3 प्लस वन, वो कितना आ जाएगा 15C3, 3 की पावर 3 और माइनस 5 इंटू 1/5 की पावर व्हाट 12, ओके। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 15, 14, 13 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और 3 की पावर 3, राइट। अच्छा सॉरी, वो मैंने उल्टा क्लिक दिया, दिस इज 12 एंड दिस इज 3, दिस इज 12, ओके। और माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर T5 की बात करें, T5 इज T4 प्लस वन, ठीक है। तो 15C4, 3 की पावर 11 माइनस 5 इंटू 1/5 की पावर 4, ठीक है बेटा। तो माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो दिस इज 15, 14, 13, 12 अपॉन 1, 2, 3, 4 इंटू 3 की पावर 11, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से चला जाएगा और ये पावर 11 हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ये देखो बेटा 3 4 सा 12, तो कैंसिल आउट हो गए। देखो बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है, -15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 3 की पावर 11 अपॉन 2 दिख रहा है नीचे, और इधर क्या दिख रहा है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 3 की पावर 11 अपॉन 2 दिख रहा है, ठीक है। माइनस का फर्क है। और हमने तो बात की है न्यूमेरिकल वैल्यू पर। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।